आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज है 19 जनवरी, दिन है मंगलवार और शाम का खबरनामा दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं अमन गुप्ता। और कल जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे और इस दौरान ट्रंप समर्थक कोई हिंसा न कर दें, इसके लिए सुरक्षा चाक चौबंद है। इसके बारे में जानेंगे कि कुर्सी संभालने के साथ ही बाइडेन ने पहले 10 दिनों में क्या क्या करने की योजना बनाई है। दूसरी खबर में बात होगी आज ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन की। फिर सुनवाएंगे किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कहा, और आखिर में बताएंगे कि क्या है ट्रैफिक वायोलेशन प्रीमियम, जो अगर लागू हुआ तो आप अपनी गाड़ी किसी को देने से पहले 100 बार सोचेंगे। फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है, सुनिए खुशबू कुमार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे, लिहाजा वे इनका विरोध करते रहेंगे। चेक बाउंस के मामले निपटाने में देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने देश के हाई कोर्ट से नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस ने इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर सभी हाई कोर्ट और राज्य सरकारों से जवाब देने को कहा है। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी को केंद्र सरकार ने हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में चीनी कब्जे को लेकर बीजेपी सांसद तापिर गाव ने कहा कि चीन 80 के दशक से ही सड़कें बनाते आ रहा है। चीनियों ने लोंगजू से लेकर माजा तक सड़क बना ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कोरोना काल में दिल्ली पुलिस ने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। नियमों और शर्तों के उल्लंघन में गड़बड़ी पर आजम खान के जौहर ट्रस्ट के लिए अखिलेश सरकार में दी गई 70 हेक्टेयर सरकारी जमीन योगी सरकार ने वापस ले ली है। गुजरात के सूरत में डंपर ने फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो गई है। घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 2 लाख का, वहीं घायलों को 2.5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान हुआ है। 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर शपथ लेंगे। साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी, जो इस पद पर आने वाली पहली महिला होंगी। डीजल और पेट्रोल के दाम में आज फिर तेल कंपनियों ने बढ़त की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 85 रुपये से भी ज़्यादा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में नरमी है, इसके बावजूद तेल कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम ने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में इतिहास रच दिया। ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया। शाम का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम अमन गुप्ता है। 6 जनवरी को अमेरिका की उस सफ़ेद कैपिटल हिल की बिल्डिंग में जो कुछ हुआ, उसने अमेरिका के लोकतंत्र पर एक काला धब्बा लगा दिया है। हालांकि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका अब एक नए इतिहास में प्रवेश करने जा रहा है। कल 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर शपथ लेंगे। साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। इस ऐतिहासिक वक्त के लिए अमेरिका में तैयारियां जोरों पर हैं। कोविड-19 की वजह से मेहमानों की लिस्ट छोटी कर दी गई है। वहीं डर यह भी बना हुआ है कि कहीं ट्रंप समर्थक एक बार फिर से किसी तरह का बवाल तो नहीं कर देंगे। और इसी वजह से सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता हैं। न सिर्फ वॉशिंगटन बल्कि सभी 50 राज्यों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी कुछ खास रणनीति बनाई है इस दिन के लिए। तो इन्हीं तैयारियों के बारे में विस्तार से जाना मैंने इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से। जिस तरीके का वायलेंस, जिस तरीके के अटैक्स हमने जनवरी 6 को देखा था, वैसा कभी भी नहीं हुआ है। तो इसलिए बहुत ही सतर्क है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा जो वॉशिंगटन का लॉकडाउन में है, वॉशिंगटन में ऐसा कोई इलाका नहीं है जिसपे आज अगर आप उनका ट्रैफिक को खोले सोशल मीडिया पर, तो ऐसा एक इलाका नहीं है जो हरा दिख रहा होगा। पूरा मैप वॉशिंगटन का लाल नजर आ रहा है, क्योंकि अब वहां पे अंदर घुसना या बाहर निकलना वॉशिंगटन से बिल्कुल नामुमकिन है। दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी सर्विस है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कई सारे ऐसे सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन दिए हैं
चाहे वो रूट्स की बात करे, चाहे जो सेरेमनी में अटेंड करने वाले हैं उनके लिए जो प्रोटोकॉल्स है उसकी बात करें, या फिर वहां पे बहुत लोग हैं जो ड्रोन्स चलाते हैं, फोटोग्राफी वो लोग ड्रोन्स के थ्रू करते हैं, उनको भी बता दिया गया है कि ये एयरफोर्स का एयर स्पेस बन चुका है वॉशिंगटन, और अभी यहाँ पर कोई भी ड्रोन नहीं चल सकता। तो अगर कोई सेरेमनी देखने भी आ रहा है वो अपने ये जो ड्रोन्स है उनको घर पे रख कर आए। तो बहुत ही सतर्क है, उनके पास इंटेलिजेंस भी है, और वो भी उन्होंने बाहर डाल दिया है सोशल मीडिया में ये बताते हुए कि उनके पास ये इंटेलिजेंस है कि कुछ लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं फिर से अटैक करने का, जिस वजह से वो लोग बिल्कुल सतर्क हैं और आना जाना वॉशिंगटन में आज नामुमकिन है। अच्छा गीता जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने क्या तैयारी की है? क्योंकि देखा गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक बड़ी भूमिका निभाते हैं दंगों को भड़काने में, तो वहाँ किस तरह की पाबंदियां हैं कल के दिन इनके इस्तेमाल को लेकर? सोशल मीडिया की पॉलिसी की अगर बात करें तो फिर वहां पर क्लियरली ये है कि पहली बात तो बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग होगा सोशल मीडिया और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का। जिन जिन अकाउंट्स में इनको हेट वो दिख रहा है वो ऑलरेडी अलर्ट पे है और बहुत सारे ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अगर कुछ ऐसे हैं जहां पर गलत अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जैसे डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल्स में होते थे वैसे वार्निंग्स दे दिए जाएंगे। तो पूरी सुरक्षा और सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स हैं उनका मॉनिटरिंग एकदम बहुत ही क्लोजली होने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने आप को एक फ्री कंट्री मानता है, तो इसलिए किसी को बोलने से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इंसाइटिंग ऑफ वायलेंस का कोई भी अगर केस होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छा गीता, बाइडन और हैरिस प्रशासन ने पहले 10 दिन के एजेंडे के रूप में एक टू डू लिस्ट तैयार की है, तो पहले 10 दिनों में किस तरह से काम करने की योजना है और कैसा असर होगा इनका? तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने कांग्रेस ने जो इनको इम्पीच किया है उसका जो फर्दर एक्शन लेना है सेनेट में वो पहले 100 दिन के बाद ही होगा। बाइडन के पहले 100 दिन ट्रंप के आखिरी हफ्ते पर तब्दील नहीं होने वाला या एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो इसलिए बाइडन बहुत क्लियर है कि ट्रंप को लेकर पहले 100 दिन कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बहुत अहम फैसले हैं करने को। अगर हम पहले 10 दिन की बात करें तो सबसे पहले जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो बहुत ही बुरे हाल में है कोविड को लेकर, जिसके चलते कांग्रेस ने एक बिल पारित की थी 1.9 ट्रिलियन पैकेज के। उन्होंने बोला है कि इसको एग्जीक्यूटिव एक्शन में वो जो ब्लूप्रिंट है उसका एग्जीक्यूटिव एक्शन जो बाइडन को करना है वो इमीडिएटली करेंगे, और ये जो स्टिमुलस पैंडेमिक रिलीफ है इस पैकेज को वो आगे बढ़ाएंगे ताकि जो 11 मिलियन लोग हैं जिसको इससे फायदा होने वाला है उनको जो कई सारे लोग हैं जिनको इनसे फायदा होने वाला है उनको फायदा मिले। दूसरा जो है वो सिक्योरिटी को लेकर है, सिक्योरिटी क्लाइमेट चेंज, ये 2 एरियाज है जो बाइडन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन 2 मामलों पर भी वो लोग आगे स्टेप्स लेने वाले हैं। मुस्लिम्स जो उनके देश में हैं, जो रेशियल डिफरेंसेस हमने देखे हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर जो मामला आया उस पर कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने वाले हैं, जिसमें एक होगा जो ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जिन जिन मुस्लिम कंट्रीज का ट्रैवल बैन कर दिया था वो ट्रैवल बैन शायद हटा देंगे। तो चाहे वो कोविड-19 हो या फिर जो रेशियल डिफरेंसेस हैं ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर, चाहे वो हो या फिर जो आर्थिक व्यवस्था को लेकर 1.9 ट्रिलियन पैकेज का जो डील है चाहे वो हो, इन सब मामलों पर पहले 10 दिन में ही आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस देखेंगे। ये थी इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। और भारत ने आज टेस्ट सीरीज में गाबा इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में अपना सबसे बड़ा 328 रन का टारगेट चेज करते हुए वनडे स्टाइल में बैटिंग की और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली, वो भी ऐसे समय में जब फिटनेस अहम मुद्दा थी और कई खिलाड़ी चोटिल थे।
यह लगातार दूसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में टेस्ट सीरीज में भारत ने पटखनी दी है। पिछली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में 2018-19 टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया था। भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगातार तीसरी बार अपने नाम कर जीत की हैट्रिक लगाई है और इस जीत का सेहरा बंध रहा है युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत के सिर पर, जिन्होंने 138 गेंदों पर 89 रनों की नाबाद पारी खेली। और इसी के साथ सोशल मीडिया पर राहुल द्रविड़ की भी खूब चर्चा है, क्योंकि इस सीरीज में जिन युवा प्लेयर्स का जलवा रहा है उन्हें तराशने में राहुल द्रविड़ की भूमिका अहम रही है। तो इस टेस्ट सीरीज में और आज के प्रदर्शन पर हमारे साथी ऋतुराज ने खेल पत्रकार मेघा से बातचीत की है, सुनिए। क्या लगता है आपको, कितनी बड़ी जीत है यह? बहुत बड़ी जीत है। ये पहला, मैं चाहती थी मेरा पहला सेंटेंस इतना एक्साइटिंग हो, क्योंकि इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में डालना होगा। आपको याद होगा 2003-4 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी और वहां पे एडिलेड में एक टेस्ट जीता था, वो कितनी बड़ी बात थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत सालों से 2-3 दशक से जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम रही है, इंटिमिडेटिंग टीम रही है और अपने घर पे तो किसी को बिल्कुल नहीं टिकने देती। उसके बाद आया 2018 का साल जब हमने जीता ऑस्ट्रेलिया में सीरीज। इस समय लेकिन हालांकि इस समय भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे जब इंडिया टूर करने गई थी, तो लेकिन सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि जब हम पिछली सीरीज जिसमें इंडिया ने जीत दर्ज की थी उसकी बात करें तो उसमें 2 बड़े प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के जो है वो नहीं थे, स्टीव स्मिथ नहीं थे, डेविड वार्नर नहीं थे। इस बार जो है उन्हें दोनों की सर्विसेज मिली, लेकिन फिर भी इंडियन टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये कि पहले मैच के बाद कोहली अनअवेलेबल रहे, बहुत सारे प्लेयर्स को इंजरी होती रही और 20 प्लेयर्स इन टोटल 4 मैच की सीरीज में भारत ने ट्राई किए। तो ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए और जस्ट द वेरी फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती है और अपने टाइटल को डिफेंड किया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को डिफेंड किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है, पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने और कोच लैंगर ने भारत की जो टीम थी उसे बहुत हल्के में ले लिया था? एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे वो कि इस तरह से स्ट्राइक बैक करेगी, और कारण ये है कि पहले टेस्ट में 36 पे इंडियन टीम को चलता किया और बहुत आसानी से 4th इनिंग्स में देखने को मिला कि जीत हासिल की। विराट कोहली के बहुत ज्यादा इर्द गिर्द ये टीम घूमती है, उनके जो स्टैट्स है वो फेनोमिनल है। तो जब वो अनअवेलेबल हुए उसके बाद बहुत ज्यादा ग्रिम सिचुएशन था, मुश्किल सिचुएशन था। जिस तरह से दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने वापसी की, जीत के साथ वापसी की, और उसके बाद के जो 2 टेस्ट मैचेस हैं उनको मैं थोड़ा ज्यादा श्रेय दूंगी पर्सनली एज ए स्पेक्टेटर हम देखें, क्योंकि इतने थ्रिलिंग मैचेस थे। टेस्ट क्रिकेट, ये थोड़ा ड्रिफ्ट हो रही हूँ लेकिन ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्ट क्रिकेट के बारे में बार बार कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट क्या आज के जमाने में भी T20 का जमाना है, रेलेवेंट है, तो दिखा दिया कि टेस्ट क्रिकेट भी कितना रेलेवेंट हो सकता है। एज ऑफ द सीट थ्रिलर रहे आखिरी के 2 टेस्ट मैचेस, और टिम पेन को बहुत ज्यादा पेन दे दिया। आज जो अंतिम दिन का खेल हमने देखा, 2 खिलाड़ी क्रीज पे होते हैं, ऐसा लग रहा था कि एक छोर का बल्लेबाज मैच बचाने के लिए खेल रहा है और दूसरे छोर का बल्लेबाज मैच जिताने के लिए खेल रहा है। क्या इस पूरे गेम में ऑस्ट्रेलिया कंफ्यूज हुई? कहते हैं ना, आइस एंड फायर, दोनों का बहुत अच्छा मिश्रण था। फिर से मैं वापस 4th टेस्ट, ये तो 4th टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, 3rd टेस्ट के बारे में भी कहूंगी। 3rd टेस्ट के भी आखिरी दिन यही हुआ था, इस टेस्ट के भी आखिरी दिन यही हुआ कि एक तरफ चेतेश्वर पुजारा हैं जो कि जाने जाते हैं अपने संयम के लिए, धीरज से बल्लेबाजी करने के लिए, और सबसे पहले इंडिया के नजर में ये बात थी कि पहले मैच को बचाया जाए, और यही चीज लेकिन फिर भी ये जो विक्ट्री है उसका भी साइड नहीं छोड़ा, जैसा कि 3rd टेस्ट में किया था। एक बार ऋषभ पंत के विकेट का पतन पिछले टेस्ट में हुआ तो उसके बाद समझ में आ गई बात की अभी जीत तो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ जरूर कराया जा सकता है, तो फिर ड्रॉ की तरफ रुख किया। इस मैच में क्योंकि ऋषभ पंत नॉट आउट रहे, इसीलिए जो है आसानी से जीत भी टीम हासिल कर पाई। आसानी से तो नहीं कह सकते, एक्साइटिंग जीत हासिल कर पाई। और इम्पोर्टेंट ये था कि इंडिया का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था। दोनों ही रिजल्ट्स को इंश्योर करने के लिए उन्होंने बिल्कुल सेफ नहीं खेला, पॉसिबिलिटी रखी कि जीत को चेज करेंगे, और ये चीज पिछले मैच में नहीं हो पाई, जीत नहीं हो पाया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जीत के बराबर का ड्रॉ रहा इस मैच में, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी थी कि जीत हासिल कर पाए। तो क्योंकि ऋषभ पंत थ्रू आउट बने रहे तो वो स्ट्रैटेजी अपनाई। दोनों मैच में ऋषभ पंत को प्रमोट किया, जो रेगुलर उनको बैटिंग ऑर्डर मिलता है 4th इनिंग्स में, दोनों में ही प्रमोट किया। तो उससे ये दिखा कि एटीट्यूड क्या है, चाहते क्या है, जीत का साइड बिल्कुल नहीं छोड़ा। और तारीफ करनी होगी कप्तान रहाणे की, विराट कोहली द्वारा चुनी हुई एक टीम मिली रहाणे को, और बहुत गजब का भुनाया उस टीम को रहाणे ने।
इनफैक्ट विराट कोहली वाली जो टीम थी वो भी नहीं मिली, जो उन्हें मिला वो था जो भी अवेलेबल ऑप्शन है। एक टाइम पे जब 4 टेस्ट की शुरुआत होने वाली थी, ऐसा अजम्पशन लगाया जा रहा था कि रवि शास्त्री को नीचे उतरना पड़ेगा, 11 पूरा नहीं हो रहा, मतलब जो मजाक और मीम्स चल रहे थे। लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा था कि कैसे 11 प्लेयर्स की टीम जुटाई जाएगी। और ऑस्ट्रेलियन अटैक बहुत लीथल रहा है बस पूरे टेस्ट श्रृंखला में। बहुत ज्यादा आज फिर हमने देखा चेतेश्वर पुजारा कितने बार उन्हें चोट लगी, लेकिन उसके बाद भी पेन के साथ बल्लेबाजी करते रहे चेतेश्वर पुजारा। तो जो टीम मिली वो बहुत ज्यादा ऑप्शन, उनके पास विकल्प नहीं थे। और वो जो पार्टनरशिप है, मतलब ये कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं, जब भी इस टेस्ट सीरीज को याद किया जाएगा, इन मोमेंट्स को याद किया जाएगा। दोबारा से अंडरलाइन करूंगी, पिछले मैच में जो हमने देखा रविचंद्रन अश्विन, हरमा विहारी के बीच में जो पार्टनरशिप, जो साझेदारी हुई, बहुत पेन में थे और वो उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कमिट द आर, कमिट द मैन, मतलब जैसे सिचुएशन जितनी मुश्किल होते जाती है, वो जो ट्रू मेटल है वो सामने आता है। और वो पिछले मैच में भी देखा और इस मैच में भी संघर्ष पूरी तरह किया, किसी तरह 11 जुटाई। और उस 11 के साथ एक राहुल द्रविड़ का मैं यहाँ पे कोट डालना चाहूंगी। और राहुल द्रविड़ का मेंशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो युवा प्लेयर्स हैं उन्हें क्रेडिट दिया, क्योंकि इंडिया A टीम के साथ और पहले अंडर 19 टीम के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं। आप जो मैच जीतते हैं, वो जो 11 प्लेयर्स आप चुनते हैं उनसे जीतते हैं, उनसे नहीं जीतते, वो जो फील्ड पे करते हैं उनसे जीतते हैं। तो कई बार हमने देखा है कि बहुत स्टार स्टडेड टीम नहीं हो, वो भी अच्छा कर जाती है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि 11 कौन से चुने जा रहे हैं, इट्स अबाउट कि वो 11 उस दिन या उस मैच में क्या कमाल कर जाते हैं। तो खेल पत्रकार मेघा से बात कर रहे थे ऋतुराज। और आज के मैच पर लंबी बातचीत हमने लेटेस्ट पॉडकास्ट में भी की है। उसमें खेल पत्रकारों के साथ क्रिकेट के मुरीदों की जमात भी जुटी है। तो मज़ेदार बातचीत है, ये ज़रूर सुनिएगा। पॉडकास्ट आपको हमारे वेब पेज पर मिल जाएगा। वेब पेज का पता है aajtak.in/podcast। और किसान आंदोलन का आज 55वां दिन बीत गया। सरकार से तो कोई बात बनी नहीं, आप जानते ही हैं। और अब अगली बातचीत 10वें दौर की है, जो आज होनी थी अब वो कल होगी। पर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों के लिए गठित कमेटी की पहली बैठक हुई। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान के कमेटी छोड़ने के बाद अब इसमें 3 ही लोग रह गए हैं। एक तो इंटरनेशनल पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, दूसरे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी और तीसरे शेतकरी संगठन महाराष्ट्र के अनिल घनवट। तो अनिल घनवट ने आज कहा कि किसानों के साथ परसों यानी 21 जनवरी को बैठक होगी और जो किसान आमने सामने बातचीत के लिए नहीं आ सकते, वे अपनी राय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दे सकते हैं। एक पोर्टल भी बनाया है जहां लिखित तौर पर भी अपनी राय देने का विकल्प है। लेकिन किसानों का रुख इस कमेटी से बातचीत करने वाला नहीं दिख रहा, क्योंकि किसान पहले ही कह चुके हैं कि इस कमेटी में सरकार और कानून के समर्थक हैं। और नई कमेटी के लिए भारतीय किसान यूनियन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दी जा चुकी है। वहीं आज भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह साफ भी कर दिया है कि वो कमेटी के साथ बैठक करने नहीं जा रहे। सरकार ने ये मानना है कि हम बातचीत से ही इसका समाधान निकाल लेंगे और किसान ने भी यही मानना है कि हम सरकार के साथ ही बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। तो दोनों की वार्ता ये है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, कब निकलेगा ये नहीं पता, लेकिन सरकार ये मान गई कि किसान के साथ में सरकार बात करेगी तो ही इसका हल निकलेगा। हम तो कोर्ट में गए ही नहीं, जो ये मूवमेंट चल रहा है जितनी जगह, ये कोई आदमी कोर्ट में नहीं गया। सरकार ऑर्डिनेंस से बिल लाई, हाउस में बिल बने, उसी से ही ये खत्म होगा। जिस रास्ते से जो आया है उसी रास्ते से वो वापसी जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद आंदोलन स्थलों पर अब भी बुजुर्ग और महिलाएं डटी हुई हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 21 महिलाएं 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। उन्हीं में शामिल एक महिला ने क्या कहा, सुनिए। 24 घंटे की हंगर स्ट्राइक थी ये, और हम लोग की मुझे बहुत ही गर्व है कि हम इस हंगर स्ट्राइक का एक हिस्सा बन सके। आज 21 औरतें बैठी हैं और औरतों की भागीदारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि हमेशा 11 बैठते थे लोग और कल जो है 21 को बैठना पड़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा औरतें आ गईं और सभी ने अपना दिखाया कि हम बैठेंगे, तो इसलिए 21 औरतें बने। उम्मीद तो मैं अभी तक जितने भी हमारे भाई बैठे हैं यहाँ आंदोलन पर, उम्मीद से ही बैठे हैं कि हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, हमारे तीनों काले कानून जो हैं उसको वापस लेंगे और हमारा हक देंगे। और 26 जनवरी नज़दीक है, किसान अभी भी ट्रैक्टर रैली को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच आज बैठक हुई, बैठक बेनतीजा रही। कल दोबारा फिर बैठक बुलाई गई है। दिल्ली पुलिस किसानों को कल फिर से समझाने की कोशिश करेगी। वहीं किसानों के मुद्दे पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार और उद्योगपतियों को आड़े हाथों लिया। पावर देखिए,
एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो तो सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं। और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे, मुझे तो नहीं दिखे। और अब कल पर नजरें होंगी कि सरकार और दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत में आखिर क्या निकल कर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने 2018 की जो रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट हाल ही में जारी की है, उसके अनुसार भारत में 4,67,000 रोड एक्सीडेंट हुए हैं। इनमें से 1,51,000 लोगों की साल भर में जान गई है। और वर्ल्ड रोड स्टैटिक्स में देखें तो 2018 की 199 देशों की लिस्ट में रोड एक्सीडेंट्स के मामले में भारत टॉप पर है। और कल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को आधा करने का लक्ष्य होगा और इसे पूरा करने के लिए लोगों की सहायता ली जाएगी। तो भारत में किसी तरह सड़क दुर्घटनाएं कम हो, इसके लिए भारत सरकार ने पहले ही ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है। और अब आपके गाड़ी के इंश्योरेंस प्रीमियम को भी इससे जोड़ने की तैयारी हो रही है। तो यानी अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो आपका बीमा का प्रीमियम बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके लिए ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम का सुझाव दिया है। तो ये ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम है क्या, कैसे तय होगा और ये व्यवस्था क्या और भी जगह है, यही पूछा मैंने ऑटो जर्नलिस्ट ध्रुव अत्री से। तो अमन, ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम समझ लीजिए एक रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम है। वैसे सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है, बट ये बेटर ड्राइविंग को प्रमोट करने का एक अच्छा जरिया है। बाहर के काफी देशों में जैसे यूएस, यूके, यहाँ पे ये पॉइंट्स के हिसाब से आपके ट्रैफिक वायलेशन के हिसाब से आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। तो इस समय अगर आप दिल्ली में किसी भी एरिया में, जब ये नियम लागू हो जाएगा उसके बाद अगर आप किसी भी एरिया में कहीं पे भी कोई नियम का उल्लंघन करते हैं तो वो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम से लिंक्ड रहेगा। एनआईसी के द्वारा रियल टाइम में डेली इसकी खबर IRDAI के साथ शेयर करी जाएगी। तो समझ लीजिए अगर आपने किसी दिन गलत पार्किंग कर दी तो उसका आपके इंश्योरेंस एग्रीगेटर को पता चल जाएगा और यही आपके इंश्योरेंस पे ऐड होता रहेगा। सेम किसी दिन अगर आपने ड्रिंकिंग ड्राइविंग कर ली तो इसका भी उनको पता चल जाएगा। और ये पॉइंट्स के हिसाब से होता है, तो जितना गंभीर आपका ऑफेंस होगा उतना ही ज्यादा आपका इंश्योरेंस बढ़ेगा। तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का ज्यादा बढ़ेगा और उसी के मुकाबले अगर आपने छोटी सी गलती कर दी, समझ लीजिए वही पार्किंग की प्रॉब्लम, तो आपका पॉइंट इशू कम रहेगा। अच्छा ध्रुव, ये तो व्यवस्था वाहन और बीमा प्रीमियम के बीच जुड़ी होगी, यानी किसी के लाइसेंस पर तो कोई असर नहीं होगा। अब ऐसे में अगर कोई किसी की गाड़ी मांग कर ले जाए और कुछ वायलेशन हुआ तो बीतेगी तो गाड़ी वाले के ऊपर। जी बिल्कुल, इसका असर सीधा गाड़ी पर ही पड़ेगा। तो अगर गाड़ी आपके नाम में है तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको ही भरना पड़ेगा। अब ड्राइव भले आपका रिश्तेदार करें या फिर आपका कोई घर में बच्चा करके आ गया, तो इसका उनके लाइसेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका बस प्रीमियम पर फर्क पड़ेगा इस समय के लिए। ये सरकार ने क्लैरिटी बनाने के लिए ये पॉइंट को रखा हुआ है, नहीं तो बाद में भले ही इस पे थोड़ा डिटेल में हम बात कर पाएंगे, बट इस समय के लिए सिर्फ ये गाड़ी के ऊपर ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो ध्रुव, जैसा आपने बताया है कि ये व्यवस्था अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी है, तो क्या इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा? देखिए, बाहर के देशों में तो एक्चुअली में ये एक सेट स्टैंडर्ड बन चुका है कि इसी से इनके पॉइंट्स कलेक्ट होते रहते हैं और इसी से उनके इंश्योरेंस का प्राइस भी रेगुलेट होता रहता है।
तो आई एम श्योर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इस समय हम नंबर 1 पे हैं रोड एक्सीडेंट के मामले में और डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट 2018 के आंकड़े हैं जिसके हिसाब से आज हम नंबर 1 पे हैं। तो इसको डिस्करेज करने के लिए थोड़ा लोग जो बेटर ड्राइविंग करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए और जो लोग खराब ड्राइविंग करते हैं उनको डिस्करेज करने के लिए ये एक अच्छा माध्यम साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए कुछ लोग इंडिया में अपने छोटे बच्चों को भी ड्राइविंग करने के लिए दे देते हैं और हमने देखा इनके नतीजे क्या निकले हैं। तो आई एम श्योर ऐसी चीजें तो ये उनको ट्रैफिक चालान के साथ साथ इंश्योरेंस में भी प्रीमियम भरने पे मजबूर कर देगा ज्यादा। तो आई एम श्योर ये उनको डिस्करेज करने के लिए एक अच्छा माध्यम साबित हो सकता है। ये थे ऑटो जर्नलिस्ट ध्रुव अत्री। तो आज दिन भर में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़ा फीडबैक आप हमें radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।